तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है नौशाद खान। मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो अब मंडे में पेपर होने वाला है एसएसटी का। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहिए। ये सिलेबस है, ये वाले चैप्टर आ रहे हैं, 3 किताबों से चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। और पहला चैप्टर जो है वो है भारतीय संविधान और हमें संसद क्यों जाना चाहिए, न्यायपालिका, होशियार की समझदारी, समझा। तो ये सारे फ्रेंड्स दूसरी बुक से है, संसाधन एवं विकास से, मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति, ठीक है। और आगे ये है कृषि, उद्योग, मानव संसाधन, हमारे अतीत से आ रहा है, व्यापार से समाज तक। तो ये जो चैप्टर के नाम हैं और किताबों के नाम हैं ये भी लिखे हुए हैं। तो इसी स्टोरी में इसी जो हम वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि हम मतलब इनके चैप्टर और इनके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे दोस्तों, और आपके लिए काफ़ी सहयोग और उपयोगी होगी ये वीडियो। तो दोस्तों चलते हैं आगे अब वीडियो की तरफ। तो हेलो गाइस, जो है अब हम चालू करते हैं इसे। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों इसमें के आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने हैं, ठीक है। तो उत्तर है इसका, लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उन देशों के आदर्शों और सूचीबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिकता अपने देश को अपनी इच्छा के अनुसार सपनों को अनुसार रच सकती है। वह ऐसे देश नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों के सत्ता दुरुपयोग को रोका जा सके। तीसरा होता है, संविधान भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी के काम के दूसरे को कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना कर सके, ठीक है। तो लोकतांत्रिक का मतलब दोस्तों ये होता है कि लोगों द्वारा जो नेता होता है वो चुना जाता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए दस्तावेजों के हिस्सों के देखिए कि पहला 1990 का नेपाल संविधान है। तो देखिए नेपाल के संविधान को अगर हम देखते हैं तो 1990 का नेपाल का संविधान जो है वो कार्यपालिका का जो है वो है अनुच्छेद 35, कार्यकारी शक्तियाँ, नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ। तो फ्रेंड्स इसमें महामहिमा नरेश एवं मंत्री परिषद भी निहित होंगी। तो सन 2007 में अंतिम संविधान भाग 5, तो कार्यपालिका, ये अनुच्छेद 37 है। तो इससे जो कार्यकारी शक्तियां हैं नेपाल की कार्यकारी शक्तियों के मंत्री परिषद में निहित होगी। तो इसमें अब नेपाल के इन दोनों संविधानों में इन दोनों के कार्य शक्ति के उपयोगों को क्या फ़र्क पड़ दिखाई देता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है? क्यों ऐसा है, क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि 1990 में बना नेपाल का संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी, मतलब वहाँ पर राजशाही होगा, ठीक है। सन 2007 में अंतिम संविधान के अनुसार नेपाल की कार्य शक्तियों को मंत्रिपरिषद में निहित होगी। नेपाल के कार्यकारी फैसले प्रधानमंत्री के नाम पर लिए जाएंगे। इस आधार पर कहा जा सकता है कि नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है क्योंकि पिछले संविधान 1990 में वे आदर्श निहित नहीं हैं, वे जनता नेपाल के लिए चाहती है। तो अब है तीसरा क्वेश्चन है, अगर निर्वाचन प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना होता तो क्या होता। तो इसका उत्तर है, अगर निर्वाचन प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना होता तो देश के नेता अपनी शक्तियों की दुरुपयोग करते, जिससे अन्याय पूर्ण फैसले किए जाते और यह समाज में अराजकता और हिंसा फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। तो नेताओं द्वारा लिए गए फैसले जनता पर ज़बरदस्ती थोपे जाते, जनता के हित में नहीं होते। तो दोस्तों ये जो बात है ये बिल्कुल ठीक है कि सन 2007 में जो है इनका अंतिम जो नेपाल का था वहाँ का अंतिम कार्यपालिका थी, क्योंकि वहाँ पर राजशाही चल रही थी, ठीक है। तो ये राजशाही सन 2007 को बंद हो गई दोस्तों। तो वहाँ पर निर्वाचन की शक्तियों पर अंकुश ना होता तो क्या होता। तो ऐसा दोस्तों फिर अपन जो नेता होते वो अपनी अपनी बातें रखते और वहाँ पर हिंसा फैलती, फिर लड़ाई झगड़े होते और नेताओं द्वारा लड़ाई झगड़े फैलाए जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इससे।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही है जो ऊपर लिखा हुआ है हमारा चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित स्थितियों को अल्पसंख्यक कौन है। इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचार और उनका सम्मान क्यों महत्वपूर्ण है, इनका एक एक कारण बताइए। तो फ्रेंड्स इनका एक एक कारण ये है, चलो पहला समझते हैं कहाँ से। ठीक है, एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं यानी कि टीचर हैं, और उसमें से 20 पुरुष हैं यानी कि 30 हो गए, तो 30 में से 20 आदमी हो गए और बाकी 10 औरतें हो गई। ठीक है, खा है एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो 95% और दूसरे धर्मों को मानते होंगे। ठीक है, तो गा है एक कारखाने में भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं, तो 20% बचे वो मांसाहारी होंगे। ठीक है, तो अब 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इसका उत्तर ये है, तो हम सबसे पहले पहचानते हैं क्योंकि हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। तो का है महिला वर्ग अल्पसंख्यक है, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सभी पुरुषों को बराबर शिक्षित हैं और एवं स्कूल चलाने में बराबर की भूमिका अदा कर रही हैं। ठीक है, और खा है बौद्ध धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म को मानने वाले क्यों अल्पसंख्यक है, क्योंकि उनकी संख्या कम है। ठीक है, और उनके विचारों को सम्मान करना आवश्यक है। अगर हम उनके विचारों को सम्मान करें, प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास करने का अधिकार है। यानी हर कोई धर्म को अपनाने वाला जो कोई मानता है अपने धर्म को मानने वाले को उसकी जो है उसकी रक्षा करना उसका अधिकार है। ठीक है, गाय मांसाहारी और कर्मचारी अल्पसंख्यक, उनके विचारों को सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका अपना भोजन स्वाद होता है। ठीक है, प्रत्येक को अपनी पसंद का भोजन करने का अधिकार है। यहाँ गरीब परिवार के विद्यार्थी अल्पसंख्यक अंतर्गत आते हैं, उनके विचारों को सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ही कक्षा के विद्यार्थी होने पर उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। उनकी अवहेलना पर उनकी हीनता का भाव आ सकता है, उनमें से प्रतिभा के विकास के प्रभावित कर सकती हैं। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि उनका सम्मान करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि उनके मन को दुख ना पहुंच जाए कि हम हकाम हैं, और किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने वाक्य दिए गए हैं, उनको अपने राय के आयाम क्योंकि महत्वपूर्ण है। मुख्य आयाम, पहला जो मुख्य आयाम है वो है संघवाद। ठीक है, इसे हम समझेंगे अच्छे तरीके से। संघवाद क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा। तीसरा होता है मौलिक अधिकार। चौथा होता है संसदीय शासन यानी पद्धति। ठीक है, तो इसमें जो है हमें करना क्या होगा, हमें करना ये है कि मुख्य आयाम संघवाद, तो इसे मुख्य आयाम यानी संघवाद को हम क्या कहते हैं, हम संघवाद को क्या मानते हैं। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आ जाए, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से करना है। भारत एक विशाल देश है, वह कई राज्यों में बटा हुआ है। संभव नहीं है कि केंद्र के राष्ट्रीय राजधानी में बैठे हुए लोगों के सभी फैसले ले सके। देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रांतीय स्तर पर कोई भी सरकार व्यवस्था की गई है तथा ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज के शासन व्यवस्था है। तो यानी कि जो गाँव में जो पंचायत लगती है दोस्तों, उसे ही हम संघवाद बोलते हैं, क्योंकि इतने बड़े देश को चलाना इतना छोटे छोटे राज्य भी होते हैं उसके अंदर, इतना आसान है। तो शक्तियों का बंटवारा यानी दूसरा, इसे क्या होता है, विधायिका कार्यपालिका का न्यायपालिका का शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके, तो इसलिए इन्हें विधायिका यानी शक्तियों का बंटवारा हो गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, तो विधायिका मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य को सत्ता से मनवाने यानी निरंकुश से इस्तेमाल करने के लिए। जैसे हमारे पास नेता लोग वोट मांगने आते हैं, तो हम लोग हमारी मर्जी हम किसी भी वोट दें, तो मौलिक अधिकार ये इंसान को खुद दिया गया है कि कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। चौथा है संसदीय शासन पद्धति, जनता को स्वयं अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। संसदीय शासन पद्धति यानी जनता को, यानी पूरी जनता खुद के अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों ये आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। और हम अगला पढ़ेंगे छठा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स छठा जो क्वेश्चन है, उन भारतीय राज्यों के नाम लिखे जिनकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देशों से लगती हैं। तो देखिए जो अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी लगती है। बांग्लादेश दूसरे देशों से लगती है, भूटान, और तीसरा है नेपाल। ठीक है, उनकी जो सीमाएं हैं वो दूसरे देशों से जाकर लगती है। तो बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले राज्य जो हैं उन्हें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय और असम हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसमें, इसके जो अब जो हम ये देख रहे हैं,
तो देखिए खा वाला है भूटान की सीमा से लगने वाले राज्य, पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, सिक्किम, ठीक है। तो ये सब जो है दूसरे देशों से लगते हैं। और आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा जैसे कि नेपाल की सीमा से लगने वाले राज्य, देखिए नेपाल की तरफ देखिए, यहाँ पर ये नेपाल, ठीक है। उससे कौन कौन से, उत्तराखंड लगता है नेपाल से, उत्तर प्रदेश लगता है नेपाल से, बिहार लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है और एक सिक्किम लगता है, ठीक है। तो ये दूसरे देशों से लग रहे हैं। अब देखिए दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर है, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो हमारे कितना है, 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। वर्तमान समय में मताधिकार की आयु कितनी होगी, तो कितनी होगी, 18 होगी। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है बाबा भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो उन्होंने इसका जो है लिखा था संविधान। संविधान का मुख्य लक्ष्य क्या है, संविधान का मुख्य लक्ष्य है ये सारे ही हैं, संविधान का शक्तियों का बंटवारा ना हो, संघवाद, संसदीय शासन, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन है 14 वर्ष से कम बच्चों को मजदूरी पर रखने का कौन सा अधिकार का हनन होता है, ठीक है। कौन सा अधिकार का हनन होता है, तो शोषण का अधिकार का हनन होता है, ठीक है। और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत एक डैश डैश देश है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ लोगों की बात मानी जाती है, लोगों का वोट लोगों द्वारा जिताया जाता है नेता को, ठीक है। 7वां प्रश्न है 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डैश डैश से गठन मांग की थी, तो संविधान सभा की, ठीक है। और 8वां क्वेश्चन है संविधान का निर्माण डैश डैश ने किया था, तो संविधान का जो निर्माण है दोस्तों सबको पता है वो किसने करा था, किसने करा था दोस्तों संविधान का निर्माण, आप लोग बताइए खुद, संविधान सभा, ठीक है, उन्होंने। तो संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, विधायपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ठीक है। तो 10वां है सत्ता या अधिकारों को क्रूरतापूर्वक प्रयोग करना डैश डैश कहलाता है, क्या कहलाता है, निरकुंशता, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें सही या गलत, राइट रॉन्ग बताना है हमें। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, तो बताइए आप लोग, है या नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो देश के नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता हैगी। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का आश्वासन संविधान में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, राइट है। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया है, गलत। भारतीय संविधान का जनक जवाहरलाल नेहरू हैं, गलत। पर सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है, संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी करने पर अपराध है, 14 वर्ष से ऊपर के नीचे के मजदूर रखना अपराध कहलाता है, ठीक है। 18वां है नेपाल में अंतिम संविधान कब बनाया गया, सन 2007 को, क्योंकि वहाँ पर सन 2007 तक के नेपाल में राजाओं का राज था, ठीक है, राजा का राज था। तो 19वां है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संविधान सभा के गठन की मांग कब की, 1934 में मांग की थी भाई, ठीक है। ये याद रखना है दोस्तों, पेपर में आएगा। 1990 में किस देश में लोकतंत्र की स्थापना करी, तो इस लोकतंत्र की 1990 में किस देश ने लोकतंत्र की स्थापना की, नेपाल ने, ठीक है। तो यहाँ तक हम दोस्तों पहुँच चुके हैं। अब आगे हम ये वाले लगाएंगे, ये हमने आपको दिखा ही रखा है आगे जो है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब है धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है, इसे जानते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता से देखिए हमें जो अभिप्राय है दोस्तों वो ये है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, सभी धर्मों को बराबर और अधिकार देना, किसी से भी एक धर्म को विशेष संरक्षण ना देना। दूसरा है नागरिक को किसी भी धर्म को अपनाने और त्यागने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरा है सभी धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए। तो 23वां क्वेश्चन है हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों को क्यों शामिल किए गए हैं, तो उत्तर है हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। दूसरा है तो फ्रेंड्स यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं, संविधान में खुद से किस प्रकार बचाता है, संविधान हमें खुद से किस प्रकार बचाता है, कि संविधान में खुद से बचाता है, इसका तात्पर्य ये है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर राष्ट्रीय हित के मुकाबले व्यक्तिगत हित को अधिक महत्व देने लगते हैं। ऐसे विचार हमें व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं।
संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। तो 25वां क्वेश्चन है, हम 25वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अगला 25वां क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्र का अधिकार किस बात का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार किस बात का उल्लेख करता है। तो इस अधिकार में अंतर्गत अभिव्यक्त भाषा में स्वतंत्रता और सभा संगठन बनाने में स्वतंत्र देश किसी भी भाग को आने जाने रहने का अधिकार तथा कोई भी व्यवसाय पेशा या कारोबार करने के अधिकार शामिल है। तो अब हमारे को दीर्घ क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है, संविधान के मुख्य उद्देश्य बताइए। तो संविधान का मुख्य जो उन आदर्शों का सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकता है। पहला है, यह देश का राजनीति व्यवस्था को तय करता है। दूसरा है, यह देश के राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है। तीसरा यह है कि संविधान ऐसे ही नियम को तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता दुरुपयोग को रोका जा सके। चौथा है, यह हमें व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखने से बचाता है। तो 27वां क्वेश्चन है, संविधान के लिए हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो उत्तर है, संविधान बताता है कि समाज का मूलभूत स्वरूप होता है। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोगों देश को चलाने की पद्धति रूप से अपना सकते हैं। इसके ज़रिए न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी साझी समझ विकसित करते हैं जिनसे हमेशा पूरे देश की रक्षा की जानी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है 28वां, संविधान की वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। पहला है समानता का अधिकार। ठीक है, याद रखना, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आ जाए। समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब हम 29वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, समानता के अधिकार से क्या अभिप्राय है। समानता संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता है। अधिकार का वर्णन निम्नलिखित है। पहला, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरा है, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, सबको बराबर सुरक्षा प्रदान की गई है। तीसरा है, किसी व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से नहीं बुलाया जा सकता, सभी लोगों को समान प्रदान की गई है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, अधिकारों को मूलभूत क्यों कहा गया है। मूलभूत का अर्थ है मौलिक आवश्यक। अधिकारों को मूलभूत इसलिए कहा गया है कि यह मानव के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है। इसके बिना मानव अपना विकास नहीं कर सकता, इसलिए अधिकारों के साथ मौलिक शब्द जोड़ा गया है। ठीक है। और ये देखिए, स्वयं अभ्यास करो, मतलब खुद ही अपने आप पढ़ो, खुद अभ्यास करो। प्रश्न पहला, शक्तियों का बंटवारा क्यों ज़रूरी है, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है। और लोकतंत्र के लिए संविधान का होना ज़रूरी है, तर्क कीजिए और समझाओ। ठीक है। तीसरा है, नेपाल के राजतंत्र, यानी कि राजा था वहाँ पर, राजतंत्र से लोकतंत्र की संघर्षता का वर्णन करें। तो दोस्तों, ये वाला चैप्टर हमारा खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, ये वाला चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर ज़रूर आएगा कि जो अब एग्ज़ाम है, यानी कि सोमवार को एग्ज़ाम है दोस्तों, ये ज़रूर आएगा, इसमें से तैयारी कर लेना। ठीक है। और कुछ पढ़कर, कुछ समझकर। तो दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद। अगला जो अगला आएगा सिलेबस के अनुसार, हमने शुरू में आपको बता रखा है, वो है हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है। इसका अब हम करेंगे। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं।